बाद फिर वेसिटी ब्रेक है। हिस्ट्री डायग्नोसिस ऑफ एडिसन डिजीज या एड्रेनल इनसफिशिएंसी हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर हमने जितने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की हमें वो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। लेट्स सपोज पेशेंट अगर HIV के साथ है तो हमें उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। एक चला जाएगा क्या HIV इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काज इसके अलावा अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या अगर पेशेंट हिस्ट्री के अंदर हमें बता दें कि लॉन्ग टर्म के लिए वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा होता है, या इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन की हमने बात की थी पेनेटोन अगर वो ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, या केटोकोनाजोल वो ले रहा होता है, ठीक, या अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमारी माइंड जाएगा कि हाँ पेशेंट को इस काज की वजह से एडिसन डिजीज है। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपोर्टेंट उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि हमें हमेशा हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके अंदर मिलते हैं। हिस्ट्री के बाद हम अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट पे आते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हम कोर्टिसोल की मिकदार देखते हैं, ACTH की मिकदार देखते हैं और CRH की मिकदार देखते हैं। नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये है कि कोर्टिसोल अर्ली मॉर्निंग इंक्रीज होता है, ठीक, और थ्रू द डे अगर हमारी एक्टिविटी नॉर्मल होती है, ठीक है, और पूरी रात हम सोते हैं, दिन में हम अगर सोते नहीं है तो कोर्टिसोल की मिकदार थ्रू द डे जैसे शाम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होता है, ड्रॉप हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल पीक हाई लेवल पे होता है ACTH भी, CRH भी और कोर्टिसोल भी। अगर किसी पेशेंट के कोर्टिसोल ड्रॉप है अर्ली मॉर्निंग हमने चेक किया ACTH भी ड्रॉप है और CRH भी ड्रॉप है, इट्स मीन के एड्रेनल इनसफिशिएंसी है। आप वो प्राइमरी काज है, सेकेंडरी है या टर्शियरी ये क्लियर नहीं है, लेकिन एड्रेनल इनसफिशिएंसी है क्योंकि नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग इनके मकदार इंक्रीज हमें मिलना चाहिए, ठीक है, अबव देन 5 हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा सेकंड नंबर टेस्ट पे हम आते हैं ACTH की मिकदार अगर इंक्रीज हो, ठीक है, ब्लड के अंदर हमने देखा ACTH का मिकदार इंक्रीज है तो कोर्टिसोल का मिकदार नॉर्मली फिजियोलॉजिकली इंक्रीज होना चाहिए। अगर कोर्टिसोल का मिकदार ड्रॉप है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ ACTH है ब्लड के अंदर और कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप है तो इट्स मीन के मसला कहां है, प्राइमरी मसला है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला है, प्राइमरी मसला है। नेक्स्ट टेस्ट पे फिर हम आ जाते हैं ACTH स्टिमुलेटिंग टेस्ट। हम पेशेंट को ACTH इंजेक्टेबल फॉर्म में दे देते हैं। जब हम इंजेक्टेबल फॉर्म में दे देते तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कोर्टिसोल का मिकदार क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज नहीं होता है, हमने हाई ACTH दे दिया पेशेंट को, ठीक, ACTH की मिकदार हमने इंक्रीज कर दिया, IV इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया और कोर्टिसोल की मिकदार स्टिल डिक्रीज है तो इट्स मीन के प्राइमरी काज है, प्राइमरी इशू की वजह से एड्रेनल इनसफिशिएंसी है। नेक्स्ट टेस्ट बहुत रेयर हम करते हैं CRH कि हम इंजेक्टेबल फॉर्म में CRH हार्मोन देते हैं। अगर हमने पेशेंट को CRH हार्मोन दे दिया तो उसके ACTH नॉर्मली क्या होगा, इंक्रीज और कोर्टिसोल की मिकदार भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। नॉर्मली पेशेंट को हमने इंजेक्टेबल फॉर्म में CRH दिया, उसके ACTH भी ड्रॉप है और कोर्टिसोल भी ड्रॉप है, ठीक है। इसके अंदर हम सस्पिशियस है कि हमें नहीं पता कि मसला ACTH के अंदर है या कोर्टिसोल के अंदर, ठीक है। हमने इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर पेशेंट को CRH दे दिया और उसके ACTH का मिकदार इंक्रीज है लेकिन कोर्टिसोल ड्रॉप है, ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी इशू है। अगर हमने CRH का इंजेक्शन दे दिया और ACTH की मिकदार डिक्रीज है, ठीक, साथ में जब इसकी मिकदार डिक्रीज हो गई तो कोर्टिसोल की मिकदार डेफिनेटली डिक्रीज होगी, इट्स मीन के ये सेकेंडरी मसला है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मसला है, क्लियर है। CRH हम जब लगाते हैं पेशेंट को तो ACTH नॉर्मली इंक्रीज होता है और कोर्टिसोल भी इंक्रीज होता है। अगर हमने CRH दिया और ACTH की मिकदार वही है, वो इंक्रीज नहीं हुआ तो इसका मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मसला है। अगर हमने CRH दिया और ब्लड के अंदर ACTH का मिकदार चेक किया वो इंक्रीज है लेकिन कोर्टिसोल ड्रॉप है, वो कम है, इसका मतलब प्राइमरी मसला है पेशेंट को, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट टेस्ट पे फिर हम आते हैं एल्डोस्टेरोन के लेवल चेक करते हैं और रेनिन एंजाइम के लेवल चेक करते हैं। अगर पेशेंट के एल्डोस्टेरोन के मिकदार ड्रॉप है, ठीक, तो कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें मिलते हैं, हाइपोवोलेमिया, ठीक, इसके अलावा हाइपोटेंशन जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है किस चीज के लिए, रेनिन के लिए, रेनिन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होंगे। लेकिन अगर प्राइमरी मसला है एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जितना भी एंजियोटेंसिन 2 आ जाएगा और उस लेयर को स्टिमुलेट करेगा कि एल्डोस्टेरोन बना, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन है या कोई और रीजन है, एल्डोस्टेरोन स्टिल डिक्रीज रहेंगे और रेनिन कंटीन्यूअसली रिलीज होगा क्योंकि सस्टेन हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन में पेशेंट होता है। तो हमें अगर रेनिन की मिकदार इंक्रीज मिलता है और साथ में एल्डोस्टेरोन की मिकदार हमें लो या कम मिलता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पेशेंट को प्राइमरी मसला है।
क्योंकि जब भी प्राइमरी मसला होता है, ठीक, जब भी प्राइमरी मसला होता है उसके अंदर एल्डोस्टेरोन की मिकदार हमें कम मिलती है, साथ में कोर्टिसोल की भी और सेक्स एंड्रोजन की भी। वहाँ जब सेकेंडरी मसला होता है तो उसके अंदर हमें सिर्फ सेक्स एंड्रोजन और कोर्टिसोल की मिकदार ड्रॉप मिलती है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी हमें उसकी मिलती है। नेक्स्ट टेस्ट हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट के ये सारे टेस्ट क्लियर ना कर पाए कि काज क्या है, ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर पता लग गया कि प्राइमरी काज है, ठीक है, प्राइमरी इशू है उसकी वजह से। अब प्राइमरी काजेस मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, वो एड्स की वजह से भी हो सकते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस या वो मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन के अंदर भी हो सकते हैं, या वो ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो हम एंटीबॉडीज अगर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ठीक है, यानी ऑटो इम्यून या पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम हो पेशेंट को, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं और इस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो जो कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और ये हार्मोन सेक्स एंड्रोजन बना रहा हो, उसके लिए हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं ब्लड के अंदर, एंटी-21 डिहाइड्रोक्सिलेज एंटीबॉडीज। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो इस मीन के पेशेंट को पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम है और इसके अंदर प्राइमरी काज इन्वॉल्व होता है, तो ये तीनों हार्मोन हमें इसके अंदर ड्रॉप मिलते हैं। इसके अलावा हम ब्लड सीएस करते हैं, उसके अंदर हमें क्लियर हो जाते हैं कि ब्लड के अंदर कौन सा इंफेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस वाला है या नहीं। इसके अलावा नंबर फंक्शन करते हैं, स्पेशली मेनिंजाइटिस, अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो, स्पेशली निजीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, तो ब्लड सीएस के अंदर वो भी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो पेशेंट फिर फ्राइडमैन वाटरहाउस फ्राइडमैन सिंड्रोम की तरफ गया होगा। इसके अलावा हम हिस्ट्री, अगर ये सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, हमें पता नहीं है, तो फिर हम हिस्ट्री ऑफ पास्ट मेडिकेशन या करंट मेडिकेशन, अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो जब कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स कोई भी ले रहा होता है, कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज होता है, एसीटीएच क्या होगा, डिक्रीज होंगे। एसीटीएच जब डिक्रीज होगा तो एड्रिनल ग्लैंड के दो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। टाइम गुजरता जाता है, जब वो सेल एक्टिव नहीं होते फंक्शनली तो उसका साइज छोटा हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एट्रोफी हो जाती है। फिर अगर हम इस ग्लूकोकोर्टिकॉइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग को स्टॉप भी कर दें, नए एसीटीएच रिलीज होगा क्योंकि वो अडॉप्ट कर लेते हैं उस वाली कंडीशन को, और नए एड्रिनल ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक। इसके अलावा अगर एचआईवी की वजह से है, तो ये पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो हम एचआईवी इलेजा, इसके अलावा पीसीआर चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये एक ही है कि हाँ पेशेंट को एड्स की वजह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। नेक्स्ट हम आते हैं इमेजिंग टेस्टिंग पे, ठीक है। अगर प्राइमरी काज है तो हम एमआरआई करते हैं एड्रिनल ग्लैंड के और सीटी स्कैन, उसके अंदर अगर कहीं पर मेटास्टेसिस कैंसर आया हुआ है कि और से, तो हमें एब्नॉर्मल मास लीजन वगैरह ये नजर आते हैं। इसके अलावा चेस्ट एंड एब्डोमेन के हम सीटी स्कैन करते हैं तो उसके अंदर भी क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को अगर बॉडी के अंदर की और मेटास्टेटिक कैंसर है, ठीक है, और वो आए एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किए, तो वो भी इसके अंदर क्लियर हो जाता है, ठीक। तो ये थे उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट।